नमस्ते दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिज्ञान पर। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम के ऊपर। वीडियो में हम बताने वाले हैं यूजी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, चाहे आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो या सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट होने वाली आपकी एसईसी सेट स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें आपकी सब्जेक्ट है ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज, जिसमें आप चाहे रेगुलर हो या नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में क्या इस पेपर में 40 MCQ क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ABCD ऑप्शन वाले। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण 120 सवालों की PDF लेकर आ गया हूँ। 25 मिनट में आपके 120 MCQs पूरे करवा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों के कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करना है, ताकि मेरी भी सहायता हो, हमें भी सपोर्ट मिले, चाहे ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें और सभी दोस्तों की भी आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए PDF पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो PDF शुरू हो रही है। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, ये SEC की सब्जेक्ट है। मैं SEC लिखना भूल गया जब PDF बनाया था। तो 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। पहली यूनिट आ रही है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ई कॉमर्स। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, 25-30 मिनट लगातार बोलना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी पर आधारित निर्भरता का प्रमुख प्रभाव क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा बी, बिजनेस प्रोसेस का अधिक इंटीग्रेटेड और टेक्नोलॉजी ड्राइवर होना। दूसरा सवाल है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में IT के बढ़ते उपयोग का सबसे उपयुक्त परिणाम कौन सा? उत्तर आ जाएगा बी, डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन अधिक एफिशिएंट हो सकते हैं। तीसरा सवाल आ गया आपका, बिजनेस एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का अर्थ? उत्तर आ जाएगा बी, टेक्नोलॉजी तो बिजनेस प्रोसेसेज और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना। बोलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि पहले एक 25 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। चौथा आपका सवाल आ गया, IT और कॉरपोरेट स्ट्रेटजी के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या? उत्तर आ जाएगा आपका भी, IT को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फिर आपका पांचवा सवाल आ गया, अब मैं आपको मार्क नहीं करूंगा, जैसे ऐसे मार्क कर रहा था ऐसे मार्क नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर बोलूंगा। अगर आपको सही से बिल्कुल याद करके पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से पढ़ लेना। मैं वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बोलूंगा। मैनेजमेंट फंक्शंस में IT का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जा सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल को सपोर्ट करने के लिए। छठा सवाल आ गया, ई कॉमर्स का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के माध्यम से कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स और बिजनेस एक्टिविटीज करना। सातवां सवाल आ गया, ई कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव्स में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? उत्तर आ जाएगा ए, मार्केट रीच और ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाना। आठवां सवाल आ गया, ई कॉमर्स का कौन सा कंपोनेंट ट्रांजेक्शन को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्तर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। नौवां सवाल आ गया, ई कॉमर्स का प्रमुख स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या? उत्तर आ जाएगा ए, जोग्राफिक रीच का विस्तार। 10वां सवाल आ गया, ई कॉमर्स की एक महत्वपूर्ण लिमिटेशन क्या हो सकती है? उत्तर आ जाएगा ए, सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क। 11वां सवाल आ गया, ई कॉमर्स में स्टॉक का संबंध मुख्यतः किससे? उत्तर आ जाएगा बी, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक्टिविटीज के व्यापक क्षेत्र से। 12वां सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स एप्लीकेशन नहीं है? उत्तर आ जाएगा डी, केवल मैनुअल बुक कीपिंग। 13वां सवाल आ गया, ई मार्केटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, डिजिटल चैनल्स के माध्यम से मार्केटिंग एक्टिविटीज करना। 14वां सवाल आ गया, ई CRM का प्रमुख फोकस किस पर होता है? उत्तर आ जाएगा ए, कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज और इम्प्रूव करना। 15वां सवाल आ गया, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? उत्तर आ जाएगा ए, सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन और प्रोसेसेस के इंटीग्रेशन के लिए। आपका 16वां सवाल है, ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, गवर्नमेंट सर्विसेज और इंटरेक्शंस को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से अधिक इफिशियंट बनाना। 17वां सवाल है, ई बाइंग मुख्यतः किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परचेजिंग से। 18वां सवाल है, ई सेलिंग का मुख्य संबंध किससे? उत्तर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स द्वारा प्रोडक्ट सर्विस की बिक्री। 19वां सवाल आ गया है, ई रिटेलिंग किसका इलेक्ट्रॉनिक रूप माना जा सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, रिटेलिंग का। फिर 20वां सवाल आ गया, यदि कोई रिटेलर वेबसाइट के माध्यम से कस्टमर को प्रोडक्ट ब्राउज, ऑर्डर और पेमेंट की सुविधा देता है तो यह मुख्यतः किसका उदाहरण? उत्तर आ जाएगा ई, रिटेलिंग, यानी कि इंटरनेट द्वारा रिटेलिंग करना। फिर 21वां सवाल आ गया, ई कॉमर्स में डिसइंटरमीडिएशन का अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा ए, ट्रेडिशनल इंटरमीडियरीज को हटाकर बायर और सेलर के बीच डायरेक्ट
इंटरेक्शन बढ़ाना। 22वां सवाल है ई कॉमर्स का नेटवर्क इफेक्ट किस स्थिति को दर्शाता है? उत्तर आ जाएगा ए, यूजर्स बढ़ने के साथ प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी वैल्यू बढ़ सकती है। 23वां सवाल है ई कॉमर्स में कस्टमर कन्वेंस का सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर आ जाएगा ए, 24/7 यानी कि हर सप्ताह और 24 घंटा ऑनलाइन ऑर्डरिंग की सुविधा। फिर 24वां सवाल है यदि कोई कंपनी आईटी इन्वेस्टमेंट करती है तो करती है लेकिन उसे बिजनेस ऑब्जेक्ट से अलाइन नहीं करती है तो मुख्य समस्या क्या हो सकती है? उत्तर आ जाएगा ए, स्ट्रेटेजिक मिस अलाइनमेंट। आपको दिख रहा हो जाए कि सभी उत्तरों में यही ऑप्शन है, पर आपको ऑप्शन पर नहीं जा रहा है। जो सही ऑप्शन मतलब जो उत्तर लिखा हुआ ऑप्शन में वो आपको उत्तर याद करना है। ई कॉमर्स के ग्रोथ में इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा? उत्तर आ जाएगा ए, ग्लोबल कनेक्टिविटी और लो कॉस्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। 26वां सवाल है ई कॉमर्स में स्केलेबिलिटी का अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा ए, बिजनेस को बढ़ती ट्रांजेक्शन कस्टमर डिमांड के अनुरूप एक्सपेंड करने की क्षमता। 27वां सवाल है यदि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विभिन्न इंडस्ट्रीज के बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है तो ये ई कॉमर्स के लिए किस अवसर को दर्शाता है? उत्तर आ जाएगा ए, डिजिटल मार्केट इंटरमीडिएशन। 28वां सवाल है ई कॉमर्स में पर्सनलाइजेशन मुख्यतः किसके लिए उपयोगी? उत्तर आ जाएगा ए, कस्टमर एक्सपीरियंस को इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज के अनुसार बेहतर बनाने के लिए। 29वां सवाल है ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होने का एक कारण क्या? उत्तर आ जाएगा ए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन का ऑटोमेशन। 30वां सवाल है ई कॉमर्स के स्ट्रेटेजिक सक्सेस के लिए निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण? उत्तर आ जाएगा ए, टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस स्ट्रेटजी प्लस कस्टमर फोकस। यहाँ पर आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से यूनिट सेकंड शुरू हो रही है जिसमें टॉपिक्स है ई कॉमर्स मॉडल्स एंड अदर मॉडल। इसमें अनेक टॉपिक्स है, ये आपके मेन मतलब सब्जेक्ट लिया जाता है संक्षिप्त रूप में कि ई कॉमर्स मॉडल्स एंड अदर मॉडल्स। इसमें 31वां सवाल है B2C कॉमर्स का सही उदाहरण कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए, बिजनेस द्वारा फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट देना। 32वां सवाल है B2B मॉडल में ट्रांजेक्शन पार्टीज कौन होती है? मतलब कि ये फुल फॉर्म भी आ सकती है आपकी, ये याद जरूर कर लेना आपको। B2C B2B जैसे C2C मॉडल्स याद कर लेने हैं। उत्तर आ जाएगा ए, बिजनेस और बिजनेस टू, मतलब बिजनेस टू बिजनेस आपको ट्रांजेक्शन करना। 33वां सवाल है C2C मॉडल का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए, कंज्यूमर द्वारा दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट देना। 34वां सवाल है G2C ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, गवर्नमेंट सर्विसेज को सिटीजन तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाना। 35वां सवाल है B2B और B2C में प्रमुख अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा ए, B2B में बिजनेस कस्टमर्स होते हैं जबकि B2C में फाइनल कंज्यूमर्स। 36वां सवाल है C2C मॉडल में प्लेटफॉर्म की भूमिका सामान्यतः क्या हो सकती है? उत्तर आ जाएगा ए, बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने के लिए मार्केट प्लेस प्रदान करना। फिर 37वां सवाल है G2C मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी सबसे उपयुक्त है? उत्तर आ जाएगा ए, सिटीजन को ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस उपलब्ध कराना। 38वां सवाल है ई कॉमर्स पोर्टल और वेबसाइट में प्रमुख अंतर किस आधार पर समझा जा सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, पोर्टल विभिन्न सर्विसेज रिसोर्सेज के लिए इंटीग्रेटेड गेटवे हो सकता है। 29वां सवाल है पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? उत्तर आ जाएगा ए, विभिन्न इंफॉर्मेशन सर्विसेज को एक सेंट्रलाइज्ड एंट्री पॉइंट से एक्सेस करना। फिर 40वां सवाल है ई कॉमर्स वेबसाइट की तुलना में पोर्टल का वैल्यू प्रोपोजिशन अधिक किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, मल्टीपल सर्विस या इंफॉर्मेशन को एक इंटीग्रेटेड इंटरफेस में उपलब्ध कराने से। 43वां सवाल है ब्रोकरेज मॉडल में इंटरमीडियरी मुख्यतः क्या करता है? उत्तर आ जाएगा ए, बायर्स और सेलर्स के बीच ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करता है। 42वां सवाल है ब्रोकरेज मॉडल में रेवेन्यू का एक संक्षिप्त स्रोत क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, ट्रांजेक्शन फी या कमीशन। 43वां सवाल है एग्रीगेटर मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या? उत्तर आ जाएगा ए, विभिन्न प्रोवाइडर्स की ऑफरिंग्स को एक प्लेटफॉर्म या इंटरफेस में एग्रीगेट करना। एग्रीगेट का अर्थ है मतलब कि कुल या टोटल रूप में। 44वां सवाल है एग्रीगेटर और ब्रोकरेज मॉडल में मुख्य कॉन्सेप्चुअल अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा ए, एग्रीगेटर विभिन्न प्रोवाइडर्स की ऑफरिंग को यूनिफाइड प्रेजेंटेशन दे सकता है जबकि ब्रोकर ट्रांजेक्शन फैसिलिटेशन पर अधिक केंद्रित हो सकता है। 45वां सवाल है इंफॉर्मेडियरी मॉडल में इंफॉर्मेशन का स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्यों है? उत्तर आ जाएगा ए, यह बायर्स और सेलर्स के बीच डिसीजन मेकिंग और मैचिंग को फैसिलिटेट कर सकती है। 46वां सवाल है इंफॉर्मेडरी बिजनेस मॉडल मुख्यतः किस असेस्ट का उपयोग करता है? उत्तर आ जाएगा ए, इंफॉर्मेशन का उपयोग करता है। 47वां सवाल है कम्युनिटी मॉडल का आधार क्या होता है? उत्तर आ जाएगा ए,
कॉमन इंटरेस्ट वाले यूजर्स की ऑनलाइन कम्युनिटी। 48वां सवाल है कम्युनिटी मॉडल में नेटवर्क इफेक्ट क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, अधिक एक्टिव मेंबर्स कम्युनिटी की यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं। 49वां सवाल है वैल्यू चेन मॉडल में मुख्य फोकस किस पर होता है? उत्तर आ जाएगा ए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के विभिन्न स्टेजेज में वैल्यू क्रिएशन। 50वां सवाल है वैल्यू चेन में टेक्नोलॉजी का स्ट्रेटेजिक उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, प्रोसेसेस को इंटीग्रेट और एफिशिएंट बनाने के लिए। 51वां सवाल है यदि एक प्लेटफॉर्म एयरलाइंस, होटल्स और ट्रेवल सर्विसेज को एक ही इंटरफेस पर उपलब्ध कराता है तो ये किस मॉडल से अधिक क्लोजली संबंधित हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, एग्रीगेटर मॉडल। 52वां सवाल है यदि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायर और सेलर को ट्रांजेक्शन के लिए मैच करता है और कमीशन लेता है तो यह किस मॉडल का उदाहरण? उत्तर आ जाएगा ए, ब्रोकरेज मॉडल। 53वां सवाल है यदि किसी वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य यूजर्स को एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट के आसपास डिस्कशन और इंटरेक्शन का अवसर देना है तो कौन सा मॉडल अधिक उपयुक्त है? उत्तर आ जाएगा ए, कम्युनिटी मॉडल। फिर अगला आपका 54वां सवाल आ गया B2B ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन सामान्यतः B2C की तुलना में किस प्रकार की हो सकती है? उत्तर आ जाएगा ए, अधिक कॉम्प्लेक्स और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। फिर अगला सवाल आ गया आपका 55वां B2C ई कॉमर्स में कस्टमर एक्सपीरियंस का महत्व क्यों दिखाई देता है? उत्तर आ जाएगा ए, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के परचेज डिसीजंस पर यूजेबिलिटी, कन्वेंस और ट्रस्ट का प्रभाव होता है। 56वां सवाल आ गया C2C प्लेटफॉर्म की सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में कौन सा शामिल हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, ट्रस्ट, रिपुटेशन और ट्रांजेक्शन फैसिलिटेशन। फिर अगला आपका 57वां सवाल आ गया G2C मॉडल में डिजिटल सर्विसेज का एक प्रमुख लाभ क्या? उत्तर आ जाएगा ए, सिटीजन्स को सर्विसेज अधिक एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बनाना। 58वां सवाल आ गया यदि एक प्लेटफॉर्म कई इंडिपेंडेंट सेलर्स की प्रोडक्ट्स को एक यूनिफाइड मार्केट प्लेस में दिखाता है तो यह किस कॉन्सेप्ट में सबसे अधिक संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, एग्रीगेशन। फिर अगला आपका 59वां सवाल आ गया वैल्यू चेन मॉडल का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ की कोऑर्डिनेशन और ऑप्टिमाइजेशन से कम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करना। 60वां सवाल आ गया निम्न में से कौन सा मॉडल और उसका प्राइमरी फंक्शन सही मैच है? उत्तर आ जाएगा ए, ब्रोकरेज, बायर्स और सेलर्स को फैसिलिटेट करना। यहाँ पर आपकी दो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक आप वीडियो देखते रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। यहाँ से आप ये यूनिट 3 शुरू हो रही है जिसके संक्षिप्त रूप में टॉपिक है ई पेमेंट्स, ई कॉमर्स सिक्योरिटी, साइबर लॉ, इथिक्स एंड EDI। इसमें कुछ फुल फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलेगी, उनको याद जरूर करना। 61वां सवाल है ई पेमेंट सिस्टम का मूल उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करना। फिर 62वां सवाल है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर EFT मुख्यतः किससे संबंधित है? EFT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्या? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। यह किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड ट्रांसफर करने से। 63वां सवाल है ETST प्रमुख कॉन्सेप्चुअल विशेषता क्या है? उत्तर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मॉनेटरी वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन। 64वां सवाल है ई चेक किसका इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट माना जा सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, ट्रेडिशनल चेक का। 65वां सवाल है क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में पेमेंट के समय सामान्यतः कौन क्रेडिट एक्सटेंड करता है? उत्तर आ जाएगा ए, कार्ड इश्यूअर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 66वां सवाल आ गया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में मुख्य अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा ए, डेबिट कार्ड सामान्यतः लिंक्ड अकाउंट फंड से जुड़ा होता है जबकि क्रेडिट कार्ड क्रेडिट फैसिलिटी का उपयोग करता है। फिर 67वां सवाल है स्मार्ट कार्ड की प्रमुख विशेषता क्या? उत्तर आ जाएगा ए, एम्बेडेड इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप। फिर 68वां सवाल है डिजिटल टोकन बेस्ड पेमेंट सिस्टम में टोकन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, ट्रांजैक्शन वैल्यू रिप्रेजेंटेशन या ऑथराइजेशन के लिए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन प्रदान करना। 69वां सवाल है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का मुख्य उपयोग क्या? उत्तर आ जाएगा ए, डिजिटल पेमेंट क्रेडेंशियल्स वैल्यू को मैनेज करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करना। 70वां सवाल है ई पेमेंट सिस्टम में ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, यूजर या एंटिटी की आइडेंटिटी वेरीफाई करना। 71वां सवाल है ई कॉमर्स पेमेंट सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड पार्टीज द्वारा समझे जाने से बचाना। 72वां सवाल है ई कॉमर्स में फिशिंग का मुख्य खतरा क्या है? उत्तर आ जाएगा ए, फेक कम्युनिकेशन द्वारा सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स प्राप्त
करना। 33वां सवाल है ई कॉमर्स सिक्योरिटी रिस्क का उदाहरण कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए अनऑथराइज्ड एक्सेस। 34वां सवाल है ई कॉमर्स में कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा ए सेंसिटिव कस्टमर बिजनेस इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से बचाना। 75वां सवाल है ये ई कॉमर्स में इंटीग्रिटी किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए ट्रांजेक्शन डाटा में अनऑथराइज्ड एल्ट्रेशन को रोकना। 76वां सवाल है ये ई कॉमर्स में अवेलेबिलिटी का अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा ए ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए सर्विस सिस्टम की उपलब्धता। 77वां सवाल है आपका डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी या नॉन रिप्यूडिएशन जैसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करना। फिर अगला आपका 78वां सवाल आ गया ई कॉमर्स में नॉन रिप्यूडिएशन का महत्व क्या? उत्तर आ जाएगा ए ट्रांजेक्शन में पार्टीज को बाद में अपने एक्शन से अनुचित रूप से इनकार करने में से रोकने में सहायता करने में इसका महत्व है। 79वां सवाल आ गया ई कॉमर्स सिक्योरिटी में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लाभ क्या? उत्तर आ जाएगा ए एक से अधिक ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स के कारण अकाउंट सिक्योरिटी मजबूत हो सकती है। 80वां सवाल आ गया साइबर लॉ का ई कॉमर्स में महत्व क्यों है? उत्तर आ जाएगा ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन साइबर ऑफेंसेज और डिजिटल एक्टिविटीज़ के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए। 81वां सवाल है ई कॉमर्स में बिजनेस एथिक्स का संबंध किससे है? उत्तर आ जाएगा ए फेयरनेस प्राइवेसी होनेस्टी और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेज। फिर 82वां सवाल है यदि ई कॉमर्स कंपनी कस्टमर डाटा को बिना उचित अनुमति थर्ड पार्टी को बेचती है तो मुख्य एथिकल कंसर्न क्या? उत्तर आ जाएगा ए प्राइवेसी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट। फिर 83वां सवाल है ईडीआई का पूरा नाम क्या? उत्तर आ जाएगा ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। 84वां सवाल है ईडीआई का प्रमुख उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज करना। 85वां सवाल है ईडीआई ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट एक्सचेंज की तुलना में क्या लाभ दे सकता है? उत्तर आ जाएगा ए स्पीड एक्यूरेसी और ऑटोमेशन में सुधार। फिर अगला सवाल है आपका 84वां ईडीआई स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर आ जाएगा ए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम्स के बीच स्टैंडर्डाइज्ड डाटा एक्सचेंज के लिए। 87वां सवाल है ईडीआई में स्टैंडर्डाइजेशन की कमी होने पर क्या समस्या हो सकती है? उत्तर आ जाएगा ए इंट्रोपरेबिलिटी कठिन हो सकती है। बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है कुछ शब्द को, क्योंकि बोलते हुए पहले 25 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अभी 17 मिनट और हो चुकी है, लगभग 42-43 मिनट बोलते हुए हो गई है। 88वां सवाल है ई कॉमर्स में सिक्योर पेमेंट गेटवे का प्रमुख रोल क्या? उत्तर आ जाएगा ए पेमेंट इंफॉर्मेशन को सिक्योरली प्रोसेस या कम्युनिकेट करने में सहायता। 89वां सवाल है यदि अटैकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान डाटा को मॉडिफाई कर देता है तो CIA ट्राइड का कौन सा कंपोनेंट मुख्यतः प्रभावित है? उत्तर आ जाएगा ए इंटीग्रिटी। फिर 90वां सवाल है ई कॉमर्स में स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के लिए सबसे उपयुक्त अप्रोच कौन सी? उत्तर आ जाएगा ए इंक्रिप्शन प्लस ऑथेंटिकेशन प्लस एक्सेस कंट्रोल प्लस मॉनिटरिंग। तो यहाँ तक आपके 3 यूनिट कंप्लीट हो गई, यहाँ से आपकी चौथी यूनिट शुरू हो रही है 93वें सवाल से। यूनिट 4 आपकी ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। 93वां सवाल है ERP का पूरा नाम क्या? उत्तर आ जाएगा ए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। 92वां सवाल है ERP सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए विभिन्न बिजनेस फंक्शंस को इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोऑर्डिनेट करना। 93वां आपका सवाल है ERP की आवश्यकता मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? उत्तर आ जाएगा ए ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस के बीच इंटीग्रेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। 94वां सवाल है ERP का इवेल्यूशन मुख्यतः किस दिशा में हुआ? उत्तर आ जाएगा ए MRP से ब्रॉडर इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज सिस्टम की ओर। 95वां सवाल है ERP डोमेन में सामान्यतः कौन सा क्षेत्र शामिल हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए फाइनेंस HR प्रोडक्शन सेल्स और इन्वेंट्री। 96वां सवाल है ERP का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या? उत्तर आ जाएगा ए इंटीग्रेटेड एंड कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लो। 97वां सवाल है ERP में सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड डाटाबेस का एक प्रमुख लाभ क्या? उत्तर आ जाएगा ए डाटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को कम करने में सहायता। 98वां सवाल है ERP और डाटा वेयर हाउस में प्रमुख अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा ए ERP प्राइमरली ऑपरेशनल इंटीग्रेशन पर केंद्रित होता है जबकि डाटा वेयर हाउस एनालिसिस रिपोर्टिंग के लिए हिस्टोरिकल डाटा कंसोलिडेट कर सकता है। 99वां सवाल है ERP और डाटा माइनिंग का संबंध किस प्रकार हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए ERP जनरेटेड डाटा को डाटा माइनिंग से एनालाइज करके पैटर्न्स इंसाइट प्राप्त किए जा सकते हैं।
100वां सवाल आ गया आपका ERP ड्राइवर से क्या तात्पर्य? उत्तर आ जाएगा ए वे बिजनेस टेक्नोलॉजी फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन को ERP एडॉप्शन की ओर प्रेरित करते हैं। फिर आपका 108वां सवाल आ जाए निम्न में से कौन सा ERP एडॉप्शन का संभावित ड्राइवर है? उत्तर आ जाएगा ए बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन की आवश्यकता। 102वां सवाल है ERP प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन में सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरियन कौन सा हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए फंक्शनल फिट और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपेटिबिलिटी। फिर 103वां सवाल आ गया या आपका ERP प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में स्केलेबिलिटी क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर आ जाएगा ए सिस्टम फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। फिर 104वां सवाल आ गया आपका ERP इम्प्लीमेंटेशन में कस्टमाइजेशन का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म दे सकता है? उत्तर आ जाएगा ए कंप्लेक्सिबिलिटी कॉस्ट और मेंटेनेंस बर्डन बढ़ सकता है। फिर 105वां सवाल आ गया आपका ERP लाइफ साइकिल का पहला प्रमुख चरण कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए एडॉप्शन डिसीजन। फिर 106वां सवाल आ गया ERP लाइफ साइकिल में एडॉप्शन डिसीजन के बाद कौन सा चरण आता है? उत्तर आ जाएगा ए एक्विजिशन। फिर 107वां सवाल आ गया आपका ERP एक्विजिशन का अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा ए उपयुक्त ERP सॉल्यूशन या प्रोडक्ट प्राप्त करने का प्रोसेस। 108वां सवाल आ गया ERP इम्प्लीमेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए ERP सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस और रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप डिप्लॉय और कॉन्फ़िगर करना। फिर 109वां सवाल आ गया आपका ERP इम्प्लीमेंटेशन में चेंज मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है? उत्तर आ जाएगा ए ERP ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस और एम्प्लॉय वर्क प्रैक्टिसेस में बदलाव ला सकता है। 110वां सवाल आ गया ERP इम्प्लीमेंटेशन में यूजर ट्रेनिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए यूजर्स को नए सिस्टम और प्रोसेसेस का प्रभावी उपयोग करना योग्य बनाना। 111वां सवाल आ गया ERP इम्प्लीमेंटेशन फेलर का एक संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए पुअर प्लानिंग और इनएडिक्वेट चेंज मैनेजमेंट। 112वां सवाल आ गया ERP में मैनेजमेंट सपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर आ जाएगा ए रिसोर्सेज स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को सपोर्ट करने के लिए। 113वां सवाल आ गया ERP का इंटीग्रेटेड नेचर किस बात को दर्शाता है? उत्तर आ जाएगा ए विभिन्न फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के प्रोसेसेस और आइडिया और डाटा का कोऑर्डिनेशन। 114वां सवाल आ गया ERP में रियल टाइम और या नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन का संभावित लाभ क्या? उत्तर आ जाएगा ए टाइमली डिसीजन मेकिंग में सहायता। 115वां सवाल आ गया यदि सेल्स डिपार्टमेंट में ऑर्डर एंटर होते ही इन्वेंट्री और फाइनेंस मॉडल्स में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती तो ये किस ERP कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है? उत्तर आ जाएगा ए इंटीग्रेशन। फिर 116वां सवाल आ गया ERP मेंटेनेंस फेज में मुख्यतः क्या किया जाता है? उत्तर आ जाएगा ए सिस्टम सपोर्ट अपडेट्स फिक्सेस और ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट्स। फिर 117वां सवाल आ गया ERP इम्प्लीमेंटेशन में बिजनेस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए प्रोसेसेस को रीडिज़ाइन करके ERP कैपेबिलिटीज़ और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ बेहतर अलाइनमेंट बनाना। 118वां सवाल आ गया ERP और डाटा वेयर हाउस का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप किस विकल्प में सही है? उत्तर आ जाएगा ए ERP ऑपरेशनल डाटा जनरेट मैनेज कर सकता है और डाटा वेयर हाउस उस डाटा को एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। 119वां सवाल आ गया ERP प्रोडक्ट चुनते समय टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में क्या शामिल हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए एक्विजिशन के साथ इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग मेंटेनेंस और सपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पर आपका लास्ट सवाल आ गया है ERP लाइफ साइकिल का सबसे उपयुक्त क्रम कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए अडॉप्शन डिसीजन एक्विजिशन इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज एंड मेंटेनेंस। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको 120 MCQ क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सभी दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कोई भी सवाल है कमेंट कर पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पेज या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हो। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।